तो सेल, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं और इसके सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल का साइंटिफिक या टेक्निकल नाम साइटो होता है। स्टडी ऑफ सेल, सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटो बोलते हैं, नॉट साइको। ओके, इसकी जो मृत कोशिका की खोज करता थे रॉबर्ट हुक ने, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके बाद स्लाइडेन एवं स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत उन्होंने ऐसा दिया कि जीव के जो भी हमारी शरीर है वो किससे मिलकर बनी है, कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है, और शरीर के हर पार्ट में क्या होता है, कोशिका होता है। ऐसा इन्होंने स्लाइडेन और स्वान ने कहा था। अब ये देखते हैं कि मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, ओवरऑल सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो देखिए, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु फीमेल में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका मानव में वो स्पर्म मेल में पाई जाती है। मेल के स्पर्म यानी शुक्राणु में पाई जाती है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा यानी प्लाज्मा की होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका बात करें तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, न्यूरॉन्स की होती है। अब सबसे लंबी और बड़ी का मतलब, जैसे ऐसा समझा जाए कुतुब मीनार लंबा है, लंबाई उसकी ज़्यादा है तो वो लंबाई के आधार पर, और लाल किला क्या है, बड़ा है। ठीक है ना, तो लंबाई के आधार पर सबसे लंबी कोशिका किसकी क्या होती है, न्यूरॉन्स की होती है। एक समस्या ये है कि न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन जो कहते हैं, यानी कोशिका का विभाजन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, न्यूरॉन्स में। चलिए समझते हैं एक बार फिर से, आप हमारे साथ दोहराइए। सेल का हिंदी नाम कोशिका होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। सेल का साइंटिफिक या टेक्निकल नाम क्या होता है, साइटो होता है। स्टडी ऑफ सेल यानी सेल के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सेल का जनक यानी कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका के सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु की होती है, ये फीमेल में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु में होती है, जो मेल में पाई जाती है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और सबसे छोटी कोशिका प्लाज्मा की होती है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो कहाँ होती है, न्यूरॉन्स की होती है, लेकिन न्यूरॉन्स में विभाजन कोशिका का नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी सेल के बारे में, पढ़ते हैं कैसे। जैसे ऐसे कल्पना करिए, एक ईंट जैसे हम रखते हैं, ईंट से क्या बनती है, हमारी दीवार बनती है, दीवार से क्या बनता है, कमरा बनता है। सभी कमरों को एडजस्ट कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, एक घर। ठीक इसी प्रकार जीव हो या पादप हो, उनका भी सेलों के द्वारा निर्माण होता है। अब वो कोशिकाएं कैसी होती है, सबसे पहले कोशिका, कई सारी कोशिकाओं को मिलाते हैं तो टिश्यू यानी ऊतक बनता है। ऊतकों को मिला देते हैं तो एक पार्ट बन जाता है। पार्ट मतलब जैसे हाथ हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, आंख हो गए, कान हो गए, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है। और इन अंगों को सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, एक शरीर बन जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या, जैसे अपन बात करके कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन, इंग्लिश में मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पादप और जंतु। अब जंतु और पादप क्या होते हैं तो समझिए। जंतु ऐसे जीव होते हैं जो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन पादप क्या होते हैं, चल नहीं सकते, एक ही स्थान पर रहकर हिल डुल सकते हैं, बाकी उसमें भी वही प्रोसेस होती है। अब देखें, जो कोशिका झिल्ली होती है ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग झिल्ली के अंदर रहते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं सब्जी लेने, सब्जी में थोड़ी सी आलू, प्याज, धनिया जो भी लेते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, एक ही झिल्ली में पॉलीथीन में भर लेते हैं। तो कोशिका के जो सभी अंग होते हैं वो किसमें उपस्थित होते हैं, झिल्ली में रहते हैं। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम मान लीजिए सब्जी लेने जाए, सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो दुकानदार क्या करेगा, एक झिल्ली के ऊपर दूसरी झिल्ली दे देगा, यानी दूसरी पॉलीथीन दे देगा, ताकि वो क्या रहे, मजबूत रहे। ठीक इसी प्रकार चूंकि
प्लांट्स के पौधों की जो कोशिका होती है वो बाहरी होती है और बड़ी होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पन्नी दो, यानी झिल्ली की बात करें तो वो 2 लेयर बना देते हैं, ठीक है ना। एक पॉलीथीन आपके पास मान लीजिए पहले से है, एक पॉलीथीन आपको और दे दी गई, तो इसकी लेयर क्या हो गई, मोटी हो गई। जब लेयर मोटी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्त बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। और जो कोशिका भित्त होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जितनी भी चीजें प्लांट यानी पौधे से बनी हुई होती है उसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। जंतुओं की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से। जबकि कोशिका भित्त किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज। प्लांट से बनी कोई भी चीज, जैसे जो कपड़ा हम पहनते हैं वो किसका बना होता है, कपास यानी रुई का बना होता है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज पाया जाएगा। कोई नोट किससे बनी होती है, कागज यानी बांस से बनी होती है, कागज की लुगदी से बनी होती है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज। अगर हम पूछे कि चारपाई में क्या पाया जाएगा, तो चारपाई किससे मिलकर बनी, लकड़ी से होती है, तो उसमें सेल्यूलोज। यानी प्लांट से बनी कोई भी चीज क्या पाया जाता है, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। आप बात करते हैं, अगर जीवाणु के पूछे कि जीवाणु की झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तो पेप्टिनोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु की झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिनोग्लाइकेन। कवक की झिल्ली काइटिन से, कवक की झिल्ली काइटिन से बनी होती है। अब बात करते हैं आगे कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में इसे सूत्रकणिका बोलते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसकी आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। कोशिकांग का पहला अंग मानते हैं क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक जो झिल्ली होती है, आंतरिक दीवार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। समझिए, आगे श्वसन तंत्र में हम आपको पढ़ाएंगे, पर पहले आप ओवरऑल समझिए कैसे वर्क करता है। जैसे श्वसन हमने लिया, ऑक्सीजन अंदर लिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो आरबीसी होते हैं, आरबीसी क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, सभी किसको दे देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया से निकली हुई उस पर जो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसको लेंगे पुनः फेफड़े तक ले जाएंगे। वो श्वसन तंत्र में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, पर पहले आप समझिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेता है। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा तो उससे एटीपी का निर्माण करेगा। और जैसे ही 38 एटीपी यानी अब 30 एटीपी ये निर्माण कैसे होता है, तो समझिए। क्रेब्स नामक एक वैज्ञानिक ने सर्च किया, एक साइकिल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक प्रोसेस चलती है, साइक्लिक प्रोसेस चलती है, जिसे हम क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण किया जाता है। जैसे ही 38 एटीपी कंप्लीट होता तो एक ग्लूकोज बनता है। समझिए बात को। ऑक्सीजन को क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद एक क्रेब्स साइकिल चलाएगा, क्रेब्स चक्र चलेगा। क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। जैसे ही 38 एटीपी का निर्माण हो जाता है, वैसे उनको मिलाकर एक ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज क्या देता है हमें, ग्लूकोज से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस, शक्ति ग्रह, जो भी आप कहें, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। और एक बात फिर से दोहराइए मेरे सामने, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। आंतरिक दीवार या पृष्ठ को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी जैसे ही बनता है तो 38 एटीपी को मिलाकर एक ग्लूकोज बनता है। वह ग्लूकोज हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा या शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, पहला क्लियर। दूसरा समझे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसी नाम पर उन्हें गोल्जी बॉडी रख दिया गया। अब समझिए गोल्जी बॉडी का वर्क क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई काम होता है, जैसे हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत किसे होगी, पैर को। अगर कंटिन्यू हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत किसे होगी, आँख को। अगर हम बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको ज़रूरत होगी, जीभ को।
अब हमारा पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, और जहाँ जहाँ कोशिका होगी वहाँ वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, मतलब वहाँ वहाँ एनर्जी का निर्माण यानी ऊर्जा का निर्माण होगा। हाथ में हो रहा, पैर में हो रहा, बॉडी में के सभी पार्ट में ऊर्जा का निर्माण हो रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा है, जैसे अब हम बोल रहे हैं तो काम सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत किसे हुई? जीव को हुई। अगर जीव को ऊर्जा ना मिले तो जीव धीरे धीरे बोलते 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 बोलना बंद कर देंगे। तो जहाँ बॉडी में ऊर्जा है वहाँ से ऊर्जा कहाँ तक लाना? जीव तक लाना। और मान लीजिए हमारा हाथ बहुत वर्क कर रहा है, तो बॉडी के सभी ऊर्जा को लेकर हाथ तक ले जाना किसका काम होता है? गाल्जी बॉडी का। गाल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है, ऊर्जा का बैलेंस करता है। जहाँ अधिक ऊर्जा है वहाँ से ऊर्जा लेना है, और कम जहाँ ऊर्जा है वहाँ पर देना है। आवश्यकता के क्षेत्र में ऊर्जा ले जाना किसका काम होता है? गाल्जी बॉडी का। बात समझे? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी का निर्माण करता है। गाल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन का, ऊर्जा जहां आवश्यकता है उस क्षेत्र में ऊर्जा को ले जाता है। तीसरा पार्ट आता है वैक्यूल्स यानी रसधानी। नाम से समझ में, रस मतलब द्रव्य होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, कोई लिक्विड। रसधानी का मेन काम जो होता है वो होता है पानी यानी जल का संग्रह करना या स्टोर करना। अब समझिए, मानव के शरीर में 65% वाटर है, ठीक। हमारे शरीर में 65% क्या है? पानी है। अब आप सोचेंगे कि 65% यानी किसी व्यक्ति का मान लीजिए वेट 1 क्विंटल है, तो 65 किलो उसके अंदर पानी कैसे? इम्पॉसिबल लगेगा ना। पेट में तो पानी इतना 65 किलो पानी कैसे आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट में पानी स्टोर रहता है। होता क्या है? वैक्यूल्स के अंदर सभी ये वैक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर पानी स्टोर रहता है। पेट में तो वही पानी स्टोर रहता है जो हम पीते हैं तुरंत के लिए, ठीक है। हमारे वैक्यूल्स छोटे होते हैं, जबकि पादप के वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। यही कारण है कि हमें बहुत जल्दी पानी की आवश्यकता पड़ जाती है, जबकि पौधों को बहुत जल्दी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो वैक्यूल्स उसके बड़े होते हैं। तो पानी को क्या कर लेता है? वो स्टोर करके रख लेता है। हमारे वैक्यूल्स छोटे होते हैं तो हम पानी को कम स्टोर कर पाते हैं। बात समझ में आ गई? 65% वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए कौन काम करता है? रसधानी या वैक्यूल्स। 3 कोशिकांग हो गए। पहला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। इसका काम क्या होता? ऊर्जा का निर्माण। किसके माध्यम से? क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो डायरेक्ट ऊर्जा का क्या निर्माण कर देगा? नहीं, क्रेब्स चक्र के द्वारा पहले एटीपी का निर्माण करेगा। जैसे ही 38 एटीपी कंप्लीट हो जाएगा तो एक ग्लूकोज बनेगा, और वह ग्लूकोज जैसे हम लेते हैं तो ऊर्जा बन जाता है, ठीक। इसके बाद गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र से ऊर्जा को लेना और कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में ले जाना, यानी परिवहन का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी। वैक्यूल से काम क्या करता है? पानी को स्टोर रखता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब तीसरा कोशिकांग होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हिंदी में तारककाय बोलते हैं इसे, और इसकी खोज बोगरे ने की थी। सेंट्रोसोम एक अहम भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम का काम होता है कि कोशिका का विभाजन। अब आप समझते होंगे कि कोशिका का विभाजन का मतलब कोशिका तोड़ देता है, नहीं। ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए एक पौधा होता है, पौधे की डाली को हम काट देते हैं। जब पौधे की डाली को काट देते हैं तो वहाँ से 2-3 शाखाएं क्या होती हैं? निकल जाती है। यानी ये कोशिका को काटता नहीं है, बल्कि क्या करता है? कोशिका का एक और अगला पार्ट निकाल देता है, शाखा कर देता है, जिसे पुनर्निर्माण बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा समझे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पास एक कोशिका है जो कट गई, तो जब उसके बगल वाली कोशिका क्या करेगी? अपने 2 शाखाएं बनाएगी। एक शाखा जहाँ वो है वो वहीं रहेगी, एक शाखा खाली वाली जगह में क्या कर देती है? भर देती है। कोशिका विभाजन के द्वारा ही हमारे शरीर में लगी चोट क्या होती है? ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है, भर जाती है, ठीक है ना। अब देखें, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। लीवर बहुत जल्दी रिकवर होता है। लीवर को आप काट के फेंक दो, धीरे धीरे वो अपने से रिकवर हो जाएगा। जबकि सबसे कम कहाँ होता है? ब्रेन में। सबसे कम कहाँ होता है? ब्रेन में। अब एक बात समझ में नहीं आती, आप बताइएगा। एक मन में शायद सवाल उठता होगा,
ब्रेन में जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है तो कैंसर क्यों हो जाता है? कहते हैं अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। ठीक है, तो जब ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर, अब समझिए ब्रेन ट्यूमर ब्रेन कैंसर क्या होता है। कैंसर के फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब जब विभाजन नहीं होता तो ऐसा होता है, समझिए ब्रेन में 90% क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। और 10% गीलियल सेल होते हैं। क्या होते हैं? गीलियल सेल पाए जाते हैं। इसका विभाजन तो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो 10% गीलियल सेल पाई जाती है इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और जब सेंट्रोसोम पाया जाता है तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन करेगा। तो यहाँ पर जब गीलियल सेल का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है तो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन का कैंसर हो जाता है। बात समझ में आती? तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होगा? लीवर में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं सेंट्रोसोम? ब्रेन में। तो सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होगा? ब्रेन में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब पांचवा पार्ट जो होता है कोशिका का वो होता है ईआर। ईआर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या होता है? इसे हिंदी में अंतः प्रदत्त जालिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम घर बनाते हैं, घर में हमें एक ढांचा देना पड़ता है, संरचना देनी पड़ती है। तो ढांचे का काम कौन करता है? पिलर। पिलर क्या करता है? स्टेबल रखता है। तो कोशिका के आंतरिक संरचना का आकार निश्चित करने के लिए जो ढांचा या पिलर दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। यह कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहलाता है, क्योंकि कंकाल के द्वारा ही तो कोशिका का आकार निश्चित होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये ईआर दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ ईआर और एक होता है रफ ईआर। समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ समझिए, ये स्मूथ पार्ट है और ये रफ पार्ट है। रफ पार्ट का मतलब खुरदुरा या डॉट डॉट होना, कुछ भी होता है उसे हम रफली बोलते हैं। अब ये क्लीन दिख रहा है मतलब साफ है, तो इसे स्मूथ पार्ट बोलेंगे कोशिका का, और इसे क्या बोलते हैं? ईआर का ही पार्ट है। और इसे क्या बोलेंगे? रफ पार्ट। तो स्मूथ वाले पार्ट में फैट का निर्माण होता है। फैट यानी वसा, जो कैसा होता है? चिकना होता है। जबकि रफ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन का बना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये प्रोटीन है ऐसा नहीं कह सकते। ये जो डॉट डॉट दिखते हैं ये क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम वाले पार्ट में प्रोटीन होता है। इसका मतलब राइबोसोम क्या निर्माण करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। तो कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे हम? राइबोसोम को। तो अगर कोई पूछे कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अब इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पैलाडे ने की थी। हालांकि राइबोसोम के बारे में रॉबिन्स का भी नाम आता है, बट पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। और ये क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब देखिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के? दो प्रकार। सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब ये क्या होता है? सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो जैसे मान लीजिए कोई दो नली लेते हैं, एक नली ये हो गई, एक और नली लेते हैं, इसमें क्या करते हैं? पानी भर देते हैं, दोनों में पानी भर देते हैं। अब दो कोई कण लेते हैं या कोशिका लेते हैं, राइबोसोम, दो राइबोसोम लेते हैं, तो राइबोसोम को दोनों में डालते हैं, साथ में डालते हैं। तो जो सबसे पहले नीचे गया वो कहलाया बड़ा, और जो बाद में नीचे गया वो कहलाया छोटा। बात समझ में? हम समझते होंगे कि आप सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अच्छे समझ गए होंगे। एक दो ठो कोई आकार की नली लेते हैं या लिक्विड या द्रव लेते हैं किसी पात्र में, और दो राइबोसोम को डालते हैं। तो जो राइबोसोम नीचे जल्दी पहुंचता है उसे बड़ा राइबोसोम, और जो देर से पहुंचता है उसे छोटा राइबोसोम। तो छोटा राइबोसोम 70S होता है, बड़ा राइबोसोम 80S होता है। ये S जो होता है वो सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को
इंडिकेट करता है। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। इसके बाद अगला पार्ट आता है न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ब्रेन और केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर भी कहा जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वह सारे काम को क्या करता है, निर्देशित करता है, कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी होता है वो किसके माध्यम से होता है, उसकी गाइड कौन करता है, न्यूक्लियस या केंद्रक करता है। यही कारण है कि केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल यानी सेल का दिमाग या कंट्रोलर ऑफ सेल, नियंत्रक, कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। अब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है और डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, डीएनए आरएनए। अब केंद्रक के अंदर 80 यानी 80% प्रोटीन और 10% डीएनए और 10% अलग चीजें होती हैं, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर कहा जाता है किसे, न्यूक्लियस को कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर 80% प्रोटीन और 10% डीएनए पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट अंग जो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। यह एक ऐसा एंजाइम होता है जो कोशिका के किसी भी अंग या कोशिका में पड़ जाने पर कोशिका को पूर्ण रूपेण से पचा देता है या जला देता है या खत्म कर देता है। यही कारण है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अब आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है समझिए। लाइसोसोम मृत कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर देता है, जला देता है। जैसे हम देखे होंगे कि कहीं चोट लग जाए तो वहाँ की कोशिका मर जाने के कारण उस पार्ट में क्या होता है, नीला पड़ जाता है या काला पड़ जाता है। इसका मतलब वो कोशिका क्या हो गई, मृत कोशिका है। जब कोशिका मर गई तो इधर उधर घूमती रह जाएंगी तो कोशिका सड़ जाएंगी। जब सड़ जाएंगी कोशिकाएं तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा होगा, ठीक। तो अब उसको हटाने के लिए कोई ऐसा तो हम बाहर से उपकरण डालेंगे नहीं कि बाहर से निकाल लें, तो उसके लिए लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है वह लाइसोसोम उसके अंदर छिड़क देता है। कोशिका विभाजन हुआ, वह बाहर अंदर तो अपना देखेगा पहले। लाइसोसोम जो कोशिका में है, जिस कोशिका में, उसके बगल वाली एक कोशिका मर गई तो जिस कोशिका में है उस कोशिका को देखता रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और देखता रहेगा कि बगल वाली कोशिका में थोड़ा सा एंजाइम डाल देगा तो बड़ी वाली कोशिका सड़ के पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी और फिर वह कोशिका विभाजन होगा तो उस कोशिका का जगह वो स्वयं ले लेता है। तो लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। अब लाइसोसोम का मेन वर्क समझिए। लाइसोसोम मेन काम ये करता है कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस आदेशित किसे कर देता है, लाइसोसोम को। जाओ देखो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो लाइसोसोम देखता है कि कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गोल्गी बॉडी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रसधानी या वैक्यूल सेल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि ये ठीक से काम कोई एक अंग नहीं करता तो वो क्या कर देता है, सीधे उसमें एंजाइम डाल देता है तो वो अंग क्या होता है, पार्ट समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोशिका के अंदर के जितने भी कोशिकांग हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। लाइसोसोम देखता है और परेशान हो जाता है तो वह क्या करता है, अपने आप को फाड़ देता है। जब अपने आप को फाड़ देगा तो ये है किसके अंदर, चूंकि ये कोशिका के अंदर भी अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। तो जैसे ये अपने आप को फाड़ेगा तो इसका पूरा एंजाइम यहाँ क्या होगा, फैल जाएगा। जब फैल जाएगा तो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होंगे, चाहे वह माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, वैक्यूल्स हो, सेंट्रोसोम हो या राइबोसोम हो, न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी हो, ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए इनको समाप्त करने के लिए वह खुद उस अपने आप को क्या किया, फाड़ दिया, यानी वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो समाप्त कौन हुआ, लाइसोसोम खुद अपने से समाप्त हो गया। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता
है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। तीन चीजें क्लियर हो। ऊर्जा ग्रह किसे कहेंगे हम? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे हम? राइबोसोम को। और आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे हम? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्वयं को समाप्त कर देता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। और ये ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पावर ग्रह या शक्ति ग्रह कहते हैं। अब एक समस्या आती है, लाइसोसोम सभी कोशिकाओं में, जैसे मान लीजिए आरबीसी, हम ब्लड के चैप्टर में आरबीसी पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, पर पहले समझिए। आरबीसी 120 दिन उनका जीवन काल होता है, वो समाप्त हो जाते हैं। तो आरबीसी क्या होता रहता है? इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो अगर घूमता रहे इधर उधर तो धीरे धीरे ब्लड हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। जब ब्लड अशुद्ध हो जाएगा तो वो क्या होने लगता है? धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। राइबोसोम अब जाता का सवाल ये आता है कि जब आरबीसी में लाइसोसोम होता नहीं है तो आरबीसी की मृत कोशिकाएं जाती कहाँ है? तो उसके लिए हमारे पेट के बाएं ओर एस्प्लेन, प्लीहा या तिल्ली होता है, तो आरबीसी जाकर वहीं पास समाप्त हो जाते हैं, इसलिए एस्प्लेन, प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र। किसे कहा जाता है? एस्प्लेन, प्लीहा या तिल्ली को। और ब्लड स्टोर कहाँ होता है? एस्प्लेन में ही होता है। ब्लड भी कहाँ स्टोर होता है? एस्प्लेन में होता है, ठीक है। तो एक बार जल्दी रिवाइज करते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखें। पहला देखिए, कोशिका विभाजन। सबसे पहले कोशिका की बात करें तो कोशिका का साइंटिफिक नाम क्या होता है? साइटो होता है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। खोजकर्ता या जनक अगर कोशिका का आपसे कोई पूछे तो क्या होता है? रॉबर्ट हुक है। जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। स्लाइडेन एवं स्वॉन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका के सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका की बात करें मानव में तो सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु की होती है, फीमेल में होता है। जबकि सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु में होती है, जो मेल में होता है। ओवरऑल यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका प्लाज्मा की होती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स की होती है। और ये न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है तो लीवर में होता है। विभाजन होता ही कहाँ नहीं है? तो न्यूरॉन्स में नहीं होता, यानी ब्रेन में नहीं होता। अब कोशिका कैसे काम करती है? ईंट से दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से घर। तो कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर बनता है। अब कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। यह प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका के सभी अंग झिल्ली के अंदर होते हैं। जैसे आप मैंने बता ही दिया, सब्जी लेने आप जाते हो तो सब्जी किसके अंदर रहती है? झिल्ली के अंदर रहती है। कोशिका भित्त सेल वाल, ये कहाँ पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है। ये सेल्यूलोज के बनी होती है। ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। जीवाणु की जो झिल्ली होती है वो पेप्टिनोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि कवक की झिल्ली काइटिन की बनी होती है। अब कोशिकांग, कोशिकांग क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। अब ये क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करके क्रैश चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। जैसे ये 38 एटीपी कंप्लीट होते हैं तो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। इसलिए इसे शक्तिग्रह या पावर हाउस कोशिका का कहा जाता है। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। इसका काम क्या होता है? परिवहन का काम करता है। वैक्यूल्स यानी राजधानी, पानी कितने परसेंट होता है? 65%। अब इसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम तारक का, इसकी खोज किसने की थी? बोवरी ने की थी। कोशिका विभाजन इसका काम है। सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम लीवर में होता है, सबसे कम सेंट्रोसोम ब्रेन में होता है। भाई सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीवर में होता है। सबसे कम कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। फिर ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है कि ढांचा यानी आकार प्रदान करता है, ठीक है। और ईआर दो प्रकार का, स्मूथ होता है जिसमें फैट का निर्माण होता है, एक रफ होता है जिसमें प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन वाले पार्ट में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम की खोज पहलाडे ने की थी। अब सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S होता है, एक 80S होता है। 70S प्रोकैरियोटिक में, 80S यूकैरियोट। सेंडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या कहलाता है? जब किसी द्रव में किसी दो राइबोसोम को डाला जाता है
ये आकार देख के नहीं पता चलता कि आकार देखने में कौन बड़ा कौन छोटा है। इसको क्या करते हैं, दो कण लेते हैं राइबोसोम के, उसको दोनों को द्रव में डाला जाता है, किसी भी द्रव में। जो सबसे नीचे चला जाता है वो बड़ा होता है, जो बाद में नीचे जाता है वो छोटा होता है। अब इसके बाद न्यूक्लियस केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कंट्रोलर, नियंत्रक भी कहा जाता है। क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में और डीएनए आरएनए होता है। न्यूक्लियस में प्रोटीन 80% होता है, डीएनए 10% होता है। लाइसोसोम की खोज डीरोवे ने की थी। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है और ये क्या करता है, कोशिकाओं में जो काम करना बंद कर देता है उसको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, एक पचा देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, ठीक है ना। और ये कभी कभी कोशिका को समाप्त करने के लिए खुद को फाड़ देता है, यानी मर जाता है, इसलिए इसे सुसाइड बैंक या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए 1 घंटे या एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। कोशिका का अगला पार्ट आपको वीडियो कल आ जाएगा। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको समझ आता है तो बताइए और नहीं आता तो कमेंट करिए। धन्यवाद। Excuse me.